रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है और हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय मूल के जो स्टूडेंट या लोग फंसे हुए हैं, उन्हें भारत लाने के लिए भारत सरकार हर कदम प्रयास उठा रही है। इसी प्रयास में आज भिलाई पहुंची है नुपुर शर्मा, जो कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रही थी। हम उनसे बात करेंगे कि अभी जिस वो जगह पे थी वहाँ के हालात क्या थे और अभी क्या स्थिति है और किस हालातों में वह यूक्रेन में थी। नुपुर, जब आप सबसे पहले आप कहाँ पे थे पहले बताएंगे, और क्या करने गए थे, कौन सी ईयर की पढ़ाई कर रहे थे? सर मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर की मेडिकल स्टूडेंट थी और टर्नोपिल सिटी है वेस्ट यूक्रेन में, हम वहीं रहते थे। आपको कभी उम्मीद था कि इस टाइप के हालात हो जाए? नहीं, कभी भी नहीं। यहाँ से गए थे तो इतना पता था कि 2014 में एक वॉर हुई थी यूक्रेन और रशिया की, बट ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि ऐसा कुछ दोबारा होगा और इतने बड़े स्केल पर होगा। कैसा लग रहा था जब उस समय थी? अभी भी चल रहा है? डर था। मोस्ट टाइम्स तो दिमाग इतना खाली ही नहीं रहता था कि कुछ सोच पाएँ, और ऐसा लगता था ब्रेन सेल्स डेड हो गए हैं बिल्कुल। तो डर तो लगता था, बट इतने कॉन्शियस नहीं थे कि ज़्यादा कुछ सोच पाएँ सिचुएशन के बारे में। आप जहाँ पे थी, अभी जहाँ से आप आई हैं, वहाँ क्या हालात थे? और जैसे कि आपके फ्रेंड से कई से बातें भी हुई होगी, खारकिव जैसे जगह पे, क्यू जैसे जगह पे हालात बहुत बदतर है, युद्ध बहुत तेज़ हो गया। आपके फ्रेंड से अगर बात होती होगी तो किस तरह के हालात वो बता रहे हैं और क्या स्थिति है अभी? सर हमारे यूनिवर्सिटी के ही कुछ बच्चे जो निकले थे कीव जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से फ़्लाइट बोर्ड करनी थी, तो वहाँ पर फंस गए थे क्योंकि फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता था नहीं। तो वो बताते थे कि उनको एक बड़े से शायद स्कूल था, वो वहाँ पर रखा गया था। तो वो बताते थे हर 5 मिनट्स, हर 10 मिनट्स में वहाँ पर एक्सप्लोजन होते थे और काफ़ी टाइम ऐसा भी निकलता था कि कुछ नहीं हो रहा है, बट फिर अचानक से सायरन्स बजने लगते थे। कुछ बच्चे जो खारकीव के थे, हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थे, वो बताते थे कि अचानक से 24th की सुबह खिड़कियाँ हिल रही हैं और बाहर बॉम्ब एक्सप्लोजन्स होने लगे, रास्ते पर टैंक्स चलते हुए दिख रहे थे। ऐसे सुनने में तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी। तो आप जहाँ पे थे वहाँ पे क्या हालात हैं अभी? हम जहाँ पर थे टर्नोपिल सिटी में, टर्नोपिल सिटी अभी भी बाकी सिटीज़ से कंपैरेटिवली बहुत सेफ़ है। सुनने में तो आया कि वहाँ पर जो टर्नोपिल का आउटर एरिया जो है, वहाँ पर शायद कुछ अटैक्स हुए हैं, पर अभी तक ऐसी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। बट टर्नोपिल में भी अटैक्स हुए हैं, ये हमें पता चला है, और ज़्यादा बच्चे अब रह नहीं गए हैं टर्नोपिल में, तो ज़्यादा किसी से बात हो नहीं पा रही है। अच्छा, आप जब यूक्रेन से भारत आने की जब तैयारी आपने की थी, कैसे हालात है, कैसे आपने स्ट्रगल किया, क्या क्या करने पड़े भारत आने के लिए, फ़्लाइट के लिए क्या करना पड़ा आपको, एयरपोर्ट तक जाने के लिए किस तरह से करना पड़ा, पूरी चीज़ बताएंगे डिटेल में? सर हमारे जो ये जर्नी थी यूक्रेन टू इंडिया की, इसके 2 पार्ट्स हैं मैं कह सकती हूँ। कि एक वो पार्ट है जब हमने ट्राई किया कि हम पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कर पाएँ, और एक वो पार्ट है जहाँ हम हंगरी बॉर्डर से क्रॉस कर पाए। तो जो पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करने का ट्राई किया था हमने, वहाँ पर वो अनसक्सेसफुल इसलिए था क्योंकि वहाँ पर हमें किसी भी सीनियर ऑफिशियल की हेल्प नहीं मिली। ना तो वहाँ कोई मतलब इंडियन एजेंट था हेल्प करने के लिए, ना ही वहाँ पर एम्बेसी के कुछ लोग थे। जब हम पहुँचे, अब वहाँ पर पोलैंड बॉर्डर पर भी काफ़ी हेल्प पहुँच चुकी है, हमारे इंडिया के मिनिस्टर्स भी पहुँच चुके हैं, एम्बेसी के भी काफ़ी लोग हैं वहाँ पर। बट उस टाइम वहाँ पर कोई हेल्प नहीं थी, ना ही कोई बस प्रोवाइड की गई थी। जो किया था वो हमने खुद किया था। बट जो हंगरी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उज़रोड सिटी में अमरीक डिलन सर हैं, उन्होंने और एक सर हैं विजय सर, उन दोनों ने मिलकर सारे बच्चों का इवैक्यूएशन बहुत सिस्टमैटिकली कराया है उज़रोड सिटी से हंगरी बॉर्डर के लिए। तो वहाँ पर हमें एज सच कोई दिक्कत नहीं आई। उन्होंने हमें बस प्रोवाइड करी, उन्होंने सारी चीज़ें देख ली कि हम सेफली बॉर्डर क्रॉस कर लें, और बॉर्डर क्रॉस करते ही हमें एम्बेसी के लोग मिल गए थे। आप बता रहे थे कि 12 घंटा रुकना पड़ रहा था, और हम जब सफ़र से आ रहे थे वापस तो कई सेना के लोग, भारतीय लोग के कुछ
मार रहे थे, ऐसा कुछ आप बता रहे थे, क्या था? ये सिचुएशंस थी पोलैंड बॉर्डर की। पोलैंड बॉर्डर के लिए जो यूक्रेन चेक पोस्ट है, यूक्रेन चेक पोस्ट तक पहुंचने के लिए बच्चों को अराउंड 30 किलोमीटर्स वॉक करना पड़ा था और फ्रीजिंग टेम्परेचर था, बिल्कुल -5 डिग्रीज़ -6 डिग्रीज़ टेम्परेचर था। और उस 30 किलोमीटर्स की वॉक के बाद भी अराउंड 6 to 7 आवर्स वहाँ पर खड़े रहने के बाद में ही नंबर आता है कि अब आप वो चेक पोस्ट क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। और उसके बाद में जब और 5 to 6 किलोमीटर्स की वॉक के बाद हम पोलैंड चेक पोस्ट पहुँचे थे, तो वहाँ पर भी सेम वही हाल था, उतनी ही भीड़ और सेम टू सेम वही सिचुएशंस। तो जब हमने ये डिसाइड किया कि हम वहाँ से वापस आते हैं, तो जब हम वापस यूक्रेन चेक पोस्ट की तरफ आए तो हमने देखा अराउंड 200 to 300 स्टूडेंट्स वहाँ पर जो यूक्रेनियन सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने उन बच्चों को गन पॉइंट पे रखा हुआ था। और अगले ही दिन मतलब कुछ घंटों के बाद ही जब हम वहाँ से निकल गए तो वहाँ की सिचुएशंस इतनी बुरी हो गई, हमें ये सुनने में आ रहा था कि बच्चों को मारा जा रहा है, हरास किया जा रहा है। इनफैक्ट लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, लड़कियों को भी बहुत मारा गया है, वहाँ पर बहुत हरासमेंट हुई है बच्चों के साथ। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे थे उन लोग, क्या लगता है? सर, जितना मुझे समझ आता है वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि शायद वो उनसे संभल नहीं पाई। तो अब हर कोई चाहता है कि हम पहले जाएं, तो उस धक्का मुक्की में या जो भी भगदड़ मची उसको सेटल करने के लिए शायद ये किया गया, या फिर क्या मोटिव था ये मुझे नहीं पता। बट कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि क्योंकि इंडिया ने यूक्रेन का सपोर्ट नहीं किया तो ये शायद उनके तरफ से उनका गुस्सा था। बाकी इसकी कंफर्म न्यूज़ मुझे नहीं पता है। अच्छा, ये बताइए भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आप तो आ गई है सकुशल, आपके फ्रेंड लेकिन वहाँ पे फंसे हुए कई लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहले तो मैं हार्टीएस्ट थैंक्स है मेरा उनके लिए कि उनके कारण हूँ मैं यहाँ पर, और हमारी एम्बेसी को, सबको। बट और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे वेस्टर्न यूक्रेन में हैं वो काफ़ी कुछ इवैक्यूएट हो चुके हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट का और एम्बेसी का जो मेन मोटिव हो वो हो कि जो बच्चे सेंट्रल यूक्रेन और ईस्ट यूक्रेन में फंसे हैं वो उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करें। आप माँ हैं, जब बेटी यूक्रेन में थी तो आपको कैसा लग रहा था, क्या चिंता थी, किस तरह से बेचैनी थी? अब तो बेटी आ गई है और इसकी खुशी भी बताएं। जब बेटी से बात हुई थी तो उस समय वार का ये रूप नहीं था जो आज है। तो उस समय बेटी भी स्टेबल थी, हम भी स्टेबल थे, क्योंकि बेटी को बाहर भेजा है तो उसको हिम्मतवान बना कर ही भेजा है, वरना हम भेजते ही नहीं। तो बेटी हमारी हिम्मत वाली है। तो उस समय तो ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। परेशानी की बात तो तब हुई जब मोबाइल से बात करने वाली स्थिति नहीं बन रही थी। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, बेटी को मोबाइल बंद करना पड़ा था, तो उस समय बेटी से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो उस समय थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे भी करके बच्चे से बात हो जाए और उसकी सही सिचुएशन हमको पता चले। अब बेटी घर आ गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? खुशी है कि नहीं? खुशी भी बहुत है, और हम अपने देश की जो हमारे मिनिस्टर हैं जिन्होंने हमारी बेटी को यहाँ तक पहुँचाया है, उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है, उन्हीं की बदौलत हमारी बेटी आई है, वरना हम तो मोबाइल से भी संपर्क छोड़ चुके थे, कोई संपर्क तो कर नहीं पा रहे थे। जो भी किया हमारे देश के बड़े लोगों ने ही किया है। आप कुछ कह रहे थे कि वहाँ पे मेरी बेटी तो आ गई है, लेकिन और जो बच्चे, क्या कहना? यही कहना चाहूँगी कि सारे बच्चे सही सलामत अपने घर आ जाएं, यही इच्छा है। और इसके लिए हमारे देश जो काम कर रहा है वो और कर ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी, यही आशा है। तो ये थी नुपुर शर्मा और उनकी माता जी। नुपुर हालांकि सकुशल भारत लौट गई है, लेकिन जो हालात नुपुर शर्मा ने बताया है उसको देखते हुए भारत सरकार को निश्चित तौर पे अब कड़ा एक्शन लेना है, ताकि जो भारतीय मूल के जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं या स्टूडेंट हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत लेकर आया जा सके। दिलीप शर्मा, ABP न्यूज़, दुर्ग, छत्तीसगढ़।